गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओए की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 13 है और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। बच्चों, आज की वर्कशीट सोशल साइंस एसएसटी की वर्कशीट है हिस्ट्री की। आज डेट 9 अक्टूबर है। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो जल्दी शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। आज की वर्कशीट जो है बच्चों, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपनी रूल एक्सपैंड्स। हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी बाहर से, उसने कैसे अपने रूल एक्सपैंड किया। तो मैं आपको हिंदी में एक स्टोरी टाइप एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए आपको। तो बच्चों, बुक्सर जो वॉर हुआ था इन 1764, उसके बाद ये काफ़ी बड़ा वॉर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना, जब बुक्सर वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पॉलिटिकल और कमर्शियल जो एजेंट्स थे उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया, जिसे रेजिडेंट्स के नाम से जाना जाने लगा इन इंडियन स्टेट्स। उसके बाद जो कंपनी थी उसने क्या किया कि जो जो नवाब्स होते थे और जो किंग्स होते थे, वो अगर कोई अपॉइंट करते थे, जैसे कोई रेजिडेंट को अपॉइंट किया या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को या फिर मतलब ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे, तो वो उसमें भी अपनी टांग अड़ाने लगे, उसमें भी इंटरफेयर करने लगे कि हम भी तो कर सकते हैं या हम भी तो करवा सकते हैं या हमारा ले लीजिए। तो ऐसे इंटरफेयर करने लगे उसमें, और वो ऐसा ट्राई करते थे कि वो डिसाइड कर पाएँ कि कौन अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, मतलब वो ट्राई करते थे कि वो हम कर पाएँ जो काम दूसरों को दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती सब्सिडरी अलायंस को लगा दिया कि अगर जो सब्सिडरी अलायंस को अपना लेता है तो उस स्टेट को या उस जगह को, पूरा एरिया जो है, उसको खुद की इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी। जिस भी वॉर में अगर उसको जाना होगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स लेकर जाएगा और लड़ेगा, बदले में उसे पे भी करना पड़ेगा। और उनकी जो वो मांग करते थे वो इतना ज़्यादा हाई होता था कि ज़्यादातर जो नवाब्स और किंग्स होते थे वो दे ही नहीं पाते थे। ठीक है। तो ऐसे ही अवध के जो राजा थे, नवाब थे, तो वो भी पे नहीं कर पाए थे, इतना ज़्यादा हाई था उनका डिमांड, तो वो पे नहीं कर पाए थे। तो उनके जो इतना अवध जो था, जितना कुछ एरिया था उसमें से मतलब जो एरिया आता था अवध जो था, उसमें से कुछ एरिया अपने अंदर ले लिया था। तो करते क्या थे ना, सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग जो भी एरिया आपके अंडर में आता है, और अगर आपने सब्सिडरी अलायंस को अपना लिया है तो आपको पूरी सेफ्टी मिलेगी। ठीक है। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, और इसके बदले में आपको जो भी वो डिमांड करेंगे वो आपको देना होगा। अगर आप वो देने में फ़ेल हो जाते हो तो आपको अपना एरिया का कुछ पार्ट आपको देना पड़ेगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऐसे उनका बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, एक्सपैंड होती चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक तो ये भी कारण था। वैसे हैदराबाद भी था, उसका भी कुछ पार्ट उन्होंने हथिया लिया था सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। और अवध वाला केस कब हुआ था? इन 1801 में। अब आगे देखते हैं। और बच्चों, ये जो अवध को अंडर में अपने लिया था, वो कौन से गवर्नर जनरल थे उस टाइम के? तो रिचर्ड वेल्सली थे। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बारे में। अब बच्चों, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में था क्या? तो जैसे कुछ ने तो सब्सिडरी अलायंस को मानना स्वीकार कर लिया था कि हाँ हम मानेंगे, बट कुछ जो थे जैसे टीपू सुल्तान, उन्होंने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था कि हम सब्सिडरी अलायंस को नहीं अपनाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर दिया, मतलब उन्होंने डायरेक्ट वॉर कर दिया, जिससे कि जो मतलब वो नहीं मानना चाहते थे, और काफ़ी सारे उनके साथ राजा और नवाब भी थे जो कि वो मानना नहीं चाहते थे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे जितना भी हमारा एरिया है, इंडिया है पूरा, उसको अपने अधिकार में लेती जा रही है। ठीक है। तो इसे अच्छे से समझने के दो एग्जाम्पल्स हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या हैं।
तो बच्चों अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। मैसूर के जो राजा थे, नवाब थे टीपू सुल्तान। उनके बच्चों हैदर अली उनके पापा थे, जो कि 1761 से 1762 के बीच का कुछ था, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के बेटे थे, और हैदर अली के टाइम पे मैसूर जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था, ठीक है। तो हैदर अली के जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने वो कंट्रोल कर रहे थे पूरे मैसूर को, ठीक है। तो बच्चों जो मैसूर था तो वो काफ़ी अच्छा ट्रेड करता था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड करता था मालाबार कोस्ट पे, जहाँ पे कंपनी जो थी वो परचेज़ करती थी पेपर और कार्डमम। तो इन 1785, ये डेट याद रखिएगा जो सन दिया गया है, इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पार्ट्स ऑफ दिस his kingdom, and disallowed local merchants from trading with the company. He always established a close relationship with the French in India and modernized his army to help their help. तो बच्चों क्या हुआ ना कि जो इन 1785 टीपू सुल्तान ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना। क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ कुछ भी मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। उन्होंने मना कर दिया पेपर और कार्डमम और सैंडलवुड जो थे उनको मना कर दिया कि आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे। तो वो हमेशा से कहते थे कि आप जो है हमारे जो जितना भी एरिया आता था उनके अंडर में, वो कहते थे कि हमेशा हमें रिलेशनशिप किससे अच्छी रखनी चाहिए, फ्रेंच के साथ, फिर इंडियन के साथ तो रखनी ही चाहिए। और वो बोलते थे कि ज़्यादातर इन दोनों को ही महत्व दो, या फिर उनका ही ज़्यादा इम्पोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो उनका सामान, और अपनी आर्मी को भी हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार रखता था, ठीक है। टीपू सुल्तान जो थे वो द ब्रिटिशर्स वर फ्रूशियस एंड फाउट 4 wars। अब इससे जो थे ना, जो जब मना कर दिया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, और उन्होंने 4 वॉर लड़ी। एक 1767 टू 1769, एक 1780 से 84 तक, एक 1790 से लेकर 92 तक, एंड लास्ट वॉर जो थी वो 1799 में हुई, ठीक है। फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रिंगापटम in 1799 टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। 1799 में टीपू सुल्तान जो थे वो मारे गए थे, लास्ट वॉर जो हुई थी उसमें, ठीक है। एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडयार्ड्स एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन स्टेट। अब जब टीपू सुल्तान भी मारे गए तो वहाँ पर भी क्या हुआ, वोडफेयर्स का अधिकार आ गया, ठीक है। उनकी हक जमाने लगे, अब वो अपना हक जमाने लगे। और उसके बाद बच्चों वहाँ पर भी सब्सिडरी अलायंस को लगा दिया गया, मतलब वहाँ पे भी उस स्टेट में भी और उस जगह पर भी क्या हुआ कि सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करना पड़ा। वॉर विद दी मराठास। अब मराठास के साथ जो वॉर हुई उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों जब हम बात कर रहे हैं मराठास की और मराठों की, तो उसमें ना 18th सेंचुरी के लास्ट में बिल्कुल जो ब्रिटिशर्स थे अब वो सोच रहे थे मराठा को भी अपने अंदर मिला लेने की, मतलब उनको भी अपने काबू में कर लें और उनको भी ख़त्म कर दें, ऐसा सोच रहे थे वो। तो 1861 में, ये देखिए 1861 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने पर मराठों का सपना भी चूर चूर हो गया। मतलब मराठा जो थे वो चाहते थे कि वो दिल्ली पर भी अपना राज करें, बट जब उन्होंने तीसरी लड़ाई लड़ी तो पूरा उनका सपना चूर चूर हो गया, वो नहीं कर पाए मतलब राज
अब स्थापित अपना नहीं कर पाए वहाँ पे, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। ठीक है, अब जो उस पर जैसे कंपनी जो थी अब वो अधिकार चला रही थी, तो उसने क्या किया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। और जो भी मतलब उस पर शासन चला रहा था तो उसने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। अब बांट तो दिया था, उसके बाद क्या हुआ, इन राज्यों की बागडोर जो थी वो सिंधिया, होलकर, ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंधिया दिया गया है, ये देखिए सिंधिया दिया गया है, होलकर दिया गया है, फिर गायकवाड़ दिया गया है और भोसले दिया गया है, मतलब अलग अलग जगह थी। तो बच्चों जो बागडोर थी ना एक तरीके से वो इनके हाथों में थी। ठीक है, जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी, ये सब राजवंश थे अलग अलग। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए belonging to dynasties such as सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जो थे, these chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa प्रिंसिपल मिनिस्टर जो थे। ठीक है, who become its effective military and administrative head based in पूना। तो बेसिकली हुआ क्या ना, ये सारे सरदार और एक पेशवा थे। ठीक है, जो कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत मतलब उसके अंडर में ही आते थे। एक राज्य मंडल, अब क्या था वो राज्य मंडल, जैसे कि अभी हम देख चुके हैं। देखिए मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पूना, तो ये सब बेस्ड मतलब पूना और ये जो लड़ाई हुई थी ना पानीपत की, वो सब उसी पर बेस्ड है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं क्योंकि वो वही बताए जा रहे हैं वो सारी। The Marathas were subdued in a series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. अब क्या हुआ इनमें, तो इसमें एक के बाद एक लड़ाई जो थी हुई, और ये सारी किसके द्वारा हो रही थी, कंपनीज के द्वारा हो रही थी। मराठा को हराने के लिए, उनकी जगह पे कब्जा करने के लिए वो कर रहे थे और उनको मजबूर भी कर रहे थे। ठीक है, एक बार के बाद एक कई युद्ध के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया था। मतलब वो चाहते ही थे कि वो घुटने टेक दे अपने। उसके बाद पहला युद्ध जो था, सबसे पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1782 में अभी हमने पढ़ा हुआ था। ये देखिए ये रहा। उसके बाद 1782 में सालबाई संधि के साथ ख़त्म हुए, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया था। मतलब इतनी ज़ोरदार लड़ाई थी कि कोई भी जीत नहीं पाया था। ठीक है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा और याद भी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई गई हैं इसमें। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर मतलब जो उसका साउथ था में स्थित आगरा और दिल्ली जो थे बहुत सारे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में, मतलब ऐसे बहुत सारे दिल्ली, आगरा और जो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं वो बहुत सारे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चले गए। मतलब ब्रिटिशर्स ने उसको हथिया लिया पूरा। फिर 1817 टू 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। मतलब इतना एक के बाद एक, ब्रिटिशर्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे, तो उसके बाद एक के बाद एक युद्ध कर ही जा रहे थे, तो वो जल्दी जल्दी तैयारियां भी नहीं कर पाते थे। तो आखिर में उन्होंने अपने घुटने टेक ही दिए। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेशन पर भेज दिया गया। अब विविध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। मतलब आधे से ज़्यादा साउथ इंडिया जो था वो किसमें आधे से ज़्यादा जो साउथ था वो पूरा किसके अंडर था, कंपनी के अंडर था। जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं।
अब बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स थ्रू सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इंडिया पर कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार जमाया। तो कैसे लिखेंगे आप देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब्सिडरी अलायंस को यूज़ करके उन्होंने कैसे अपना अधिकार जमाया ये बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये जो लास्ट लाइन है यहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाई वर ब्रिटिशर्स फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान। क्यों गुस्सा हो गए थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो क्यों गुस्सा हो गए थे, और उसका रिज़ल्ट क्या आया, तो वो बताना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको ये पूरा हाईलाइट पोर्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि उन्होंने ट्रेड करने से मना कर दिया था ना, इसीलिए। अब बच्चों आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, विच वर द मेजर डायनेस्टीज ऑफ मराठा पावर। ठीक है, हाउ वाज द कॉन्फेडरेसी रूल्ड। तो इसका आंसर देखते हैं। अब बच्चों हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से फोर्ट है, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक के लिख देना है। ठीक है, ये पूरा इसमें चारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। अब बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वर दी मराठास सबड्यूड बाय द कंपनी। तो इसका भी जल्दी से आंसर देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ से इसका ऐसे आंसर लिख लीजिएगा, द मराठा वर सबड्यूडेड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। There were 3 wars between Maratha and company, and finally in the third Anglo-Maratha War of 1817 to 1819 company crushed the Maratha power। इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आई होगी, और बुक लेकर साथ में ज़रूर रखिएगा जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल